नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए आज का वीडियो लेकर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था आखिरी में, जो कि 40वां क्वेश्चन है पुलिस पेपर का। ये कुछ खास कोड भाषा में लिखा हुआ था। अब इससे जस्ट आगे का हम लोग करेंगे आज 41 नंबर। अब 41 ना होकर के इसमें मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड इसके क्वेश्चन है। फिर 1 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग सीरियल नंबर में 1 नंबर पे आ जाएंगे। इसमें ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अब आकृति के लिए जो ये थोड़ा सा आप देखें तो एच आई, फिर उसमें जे को उल्टा लिखा है, के है, यानी कि अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, इन ऑप्शन में से। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भाई ये सारी आकृति देखो एक प्रकार से उल्टी रूप में आपको दिखाई गई। यहाँ पर एक मिरर लगा रखा है, एक सेट कर रखा है जो इसमें बनाया नहीं हुआ है। हमको इस मिरर को समझ के देखना है कि एच सीधा भी लिखेंगे तो मिरर में पलटी खाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पलटी खा के बने हुए हैं। आई भी पलटी खाया लेकिन वो सेम दिखाई दे रहा था। हमको ऐसा लग रहा है जैसे सीधा ही एच है, सीधा ही आई है, जबकि उल्टे होने के बाद बने हैं। ये जो जे है, जे वास्तविकता में ये ऐसा होता है, पर ये मिरर के कारण ये पलटी खा गया है, इसलिए इसकी आकृति आपको ऐसी बना के दी है। और के जो है आप जानते हैं के कैसा होता है, के इस प्रकार का होता है। तो ये दोनों जो निकले हुए लाइनें होती है इस तरफ पहुंच गई, यानी कि ये ऐसा बताया गया। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ये चीज़ आप महसूस कर चुके होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर आपको वापस से ये पूछूँ, ये समझने की कोशिश करें हम लोग कि इसमें एच आई और उल्टा जे के, तो ये क्रम क्या चल रहा है। ये क्रम चल रहा है एच 8, 9, 10, 11 नंबर, तो 12 नंबर आएगा। 12 नंबर पे एल होता है, पर वो सीधा नहीं आएगा। सीधा एल तो ये ऐसा होता है, पर हमने पहले ही बताया कि यहाँ अगर मिरर लगा हुआ है तो ये एल की आकृति इसकी इस तरफ बनेगी, यानी कि ये एल कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये ऊपर वाला पहला ऑप्शन। हम करेक्ट आंसर भी चेक कर लेंगे, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल यही है, उल्टा एल। अच्छा, इस प्रकार से आप आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से ऐसा ही मिल रहा है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है जो हम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। इन आकृतियों का अध्ययन करेंगे तो हमको इसके बाद की आकृति समझ में आएगी। अध्ययन कैसे करें, तो देखिए ये जो आकृति है, इसमें जो डार्क आपको फलक दिख रहे हैं वो एकदम यूँ सीधे रूप में दिख रहे हैं, फिर ये फलक एकदम से इस रूप में आ गए। तो समझने वाली बात है कि ये यदि मैं इसको मार्क कर दूं जैसे 1 नंबर, तो ये 1 नंबर कैसे आ चुका है यहाँ पर। ये एकदम मैं आपको समझाऊँ 90 डिग्री के एंगल पे घूम गया। सेकंड जो आकृति आई उसमें ये ऐसे हो गया, और फिर अगली आकृति में ये वापस से ऊपर गया, ये 1 नंबर यहाँ आ गया। हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि पहले ये क्लॉकवाइज घूमा। क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की दिशा जो चलती है, और फिर जैसे ही घड़ी की दिशा घुमाई हमने, ये आड़ा हो गया। अब यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा चल गई, एंटी क्लॉक, तो ये आड़ा रूप था, ये एकदम से तिरछा हो गया ना, ये 45 डिग्री के एंगल पे आ गया। पहले 90 डिग्री एंगल पे आड़ा हो गया था, फिर 45। तो एक बार ये क्या करता है, एक बार क्लॉकवाइज घुमा देता है। इस आकृति में क्लॉकवाइज घुमा दिया था, इस आकृति में एंटी क्लॉक। अब इस आकृति में फिर से क्लॉकवाइज घुमा होगा। तो हम लोगों को ये देखना है कि अब वापस यहीं से मैं सारा ये लिखा हुआ वापस साफ़ कर देता हूँ और आपको वापस समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो डार्क लाइनें हैं इस तरफ थी, यहाँ एकदम आड़ी हो गई, फिर थोड़ी सी खड़ी हो गई। अब फिर थोड़ी सी खड़ी होने के बाद में वापस इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से इसको 90 डिग्री एंगल पे घुमाया। किसको 90 डिग्री, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से इन्होंने 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसी रेखा थी जिस पर डार्क इधर आ रहा था, तो अब ये वापस से ऐसी रेखा हो गई। ऐसी रेखा में 90 डिग्री एंगल पे घूम गया। तो अब वापस रिवर्स आना, मुझे उल्टा घूमना है। तो 45 डिग्री कहाँ बनेगा, तो चौथी आकृति के बाद पांचवी जो आकृति आएगी उसमें, मैं आपको यहाँ बना के बता दूँ, जो अगली आकृति आएगी उसमें एकदम आड़े रूप में रहेगी। ये जो डार्क लाइनें आपको दिख रही है ये आड़े रूप में आ जाएगी, आड़े रूप में आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसी आकृति। अब हम ऑप्शन को भी देखना बाकी है, चलिए ऑप्शन पे चले चलते हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये ऑप्शन जो फर्स्ट है ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलें, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला राइट होगा, क्योंकि हमने जो क्रम देखा उस क्रम के अनुसार ये वाला आएगा। इस चौथे ऑप्शन पे जो आकृति, इसको ध्यान में रखिएगा और करेक्ट आंसर चेक करें।
तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, बस ये हमको क्रम समझना पड़ता है, लॉजिकल बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन फिर से कुछ ऐसा ही पूछ लिया इन्होंने, जिसमें यदि आपने पढ़ा हो देखा हो तो ये देखिए क्या लिखा है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित, ये अतिव्यापित का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, अतिव्यापित होते हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनेगा। मतलब आपको ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और समझना है कि क्या बनेगा। तो जैसे आप इसको पलटा के रखेंगे इसके ऊपर तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे रेखाओं में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर ये बिंदी वाली रेखा आ रही है, और एक बिंदी वाली रेखा अगर अपन देखें तो पूरा गिन के देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब रखा जाएगा तो एक ही तरफ से गिने, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर ये आ रही है। तो 3 और 5 इन पर ये बिंदियों वाली रेखा यदि होती है तो वो ऑप्शन ठीक होगा। जैसे पहला ऑप्शन है 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे, ये तो सेकंड नंबर की आकृति में था। फिर 3 से 4 5, ये 5वें नंबर की है। और बीच वाली रेखा जो है ये वाली सेकंड आकृति की, वो यहाँ आ गई है, इसके ऊपर ओवरलैप हो गई है। इस रेखा के ओवरलैप होने से डबल एरो नहीं बना। फिर बाकी के 2 एरो इधर स्टार्टिंग में है, 2 इधर स्टार्टिंग में, 2 कैसे हो गए, इसमें तो एक ही था, तो एक इसका है, शुरू वाला इसका और सेकंड वाला इसका, तो ये 2 एरो, यानी कि यही ऑप्शन हमको राइट लग रहा है। बाकी ऑप्शनों को कंपेयर करवा के यदि मैं बताऊँ तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें वो बिंदियों वाली रेखाएँ जो आपको तीसरे और 5वें पे मिलनी चाहिए वो सेकंड में मिल गई, यही पता चल गया गलत है ये तो तीसरे पे थी और एक 5वें पे आएगी। और भी ऑप्शन है, उन ऑप्शन में भी ये बिंदी वाली रेखाओं जल्दी समझ में आता है, तीसरा तो है पर ये 5वां नहीं है, 3 के बाद 4 5 6 पे आ गया है। ऐसे ही ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें भी 3 के बाद 4 5 6 पे आ गया, जबकि 5 पे आना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि कैसे, मेरे ख्याल से आपको ऊपर ही समझ में आ रही होगी कि एक तीसरा और एक 5वां, यानी कि ऑप्शन जो हमने फर्स्ट देखा था वही हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। इस मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है 750 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी 5 2 बी सी 7 13 है, तो ए को कितने मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ए बी और सी लिख के, ए बी जो यहाँ प्रश्न में पढ़ा था 5:2, यहाँ लिख देंगे 5:2। बी सी जो पढ़ा था उसको नीचे से लिखेंगे, भाई बी के नीचे लिखेंगे, अब बी सी 7 13 है तो 7 और 7 के ही सामने लिख देंगे 13। ये प्रश्न में से पढ़ रहे हैं, तो 5 2 7 13। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस रेशो को सही करना होता है, तो 2 को खींच के यहाँ पर फिल कर देंगे, क्योंकि जहाँ खाली स्थान होता है वो अपनी ही रेखा अपनी ही लाइन से खींचा जाता है, अपनी लाइन की वैल्यू से भरा जाता है। जैसे नीचे स्टार्टिंग वैल्यू खाली है तो इसको आड़े रूप में अपनी ही लाइन की वैल्यू से फिल करना पड़ता है, यानी कि ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो रेशो बन जाएगा 5 7 35, यहाँ बन जाएगा 2 7 14, और यहाँ बन जाएगा, ये 13 था, 13 दूना 26। ये जो रेशो है ये परफेक्ट है ए बी और सी का। अब हमको जो राशि दी गई थी उसको बांटना है, राशि कुल थी 750, तो हम 750 लिख कर के टोटल बटा टोटल की विधि लगाते हैं। तो रेशो का टोटल कितना हो रहा है, जोड़ें 6 4 10 5 15 का 5, 1 बच गया, 3 1 4 और 3 7 75 हो रहा है। अब आप काटेंगे तो ये समझ गए होंगे आप, 10 टाइम कटेगा, और जैसे ये 10 टाइम कटा, जिसका भी आपको आंसर चाहिए 10 को ले जाके उसमें गुणा कर दीजिए। आपको ए को कितने रुपए मिले ये पूछा था, तो इस 10 को उठा के आप गुणा कर देंगे किसमें, 35 में, क्योंकि ए बोले तो 35, तो ये 350 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चौथा सही है, 350। करेक्ट आंसर भी हम लोग देखें तो उसमें 350 रुपये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सवाल है कि 60, यहाँ से कोने से पढ़ें आप, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हम जानते हैं बचपन से एक सूत्र हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिसको हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय का जो ये सूत्र है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। बस ये आपको ध्यान लगाना है कि चाल कहाँ है, दूरी कहाँ है और समय इसमें क्या है। यदि हम लोग इस बात की चर्चा करें चाल दूरी समय की, तो देखिएगा कैसे, इस पूरे प्रश्न में जो कोने में 60 लिखा था वो था चाल, 60 किलोमीटर पर आवर। दूरी की यदि बात करें तो क्वेश्चन जब हमने पढ़ा उसमें 200 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ था, 200 मीटर की दूरी, तो ये 200। और समय पूछा था कितना समय लगेगा, और ऑप्शन देखिए दोनों ही ऑप्शन ऊपर 2 ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो मिनट में है, तो मिनट में आपको टाइम चाहिए, तो टाइम मतलब टी लिख देते हैं समय को। अब यहाँ पर जब भी काटें तो थोड़ा सावधानी रखें, ये 200 मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज करने के लिए जैसे हम रेलवे के चैप्टर में करते हैं, 5/18 का गुणा होगा,
क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटी करना हो तो एक ट्रिक है, 5/18 कर देंगे। बड़ी मतलब किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो अभी जो आंसर टी का आएगा मान वो घंटे में आएगा, और घंटे से मिनट बनाना पड़ेगा, सॉरी घंटे नहीं सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड चल चुका है तो यहाँ सेकंड में आंसर आने वाला है। पहले मैं काट दूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखिए कैसे ऊपर ऊपर बराबर के सामने सामने कटते हैं जब भिन्न होती है, इसलिए मैं 0 से 0 काट देता हूँ। अच्छा 6 की टेबल से 3 बार ये कट जाएगा। ऊपर ऊपर सामने सामने भी 5 और 20 दिख रहा है, तो 5 चौक 20। ये जो 3 है नीचे, ये इधर आके 4 में गुणा होगा। जो टी जो सेकंड में आएगा वो टी का मान सेकंड में आएगा, 3 चौक 12। अब मिनट में यदि बनाना है तो आप जानते हैं कि सेकंड में अपॉन में 60 लिखना पड़ता है, तो 12/60 लिखेंगे और काट पीट के इसका आंसर बना देंगे हम 12 एकम 12/5, 1/5 मिनट। ये सेकंड ऑप्शन पे ही छपा था। अभी हम 1/5 मिनट को देखेंगे करेक्ट आंसर में, तो देखिए करेक्ट आंसर 1/5 मिनट। मतलब मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, चाल, दूरी और समय, बस वैल्यू रखनी है। एक जो नई बात आपने देखी कि वो 5/18 क्यों हुआ, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड हो और हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो वैसे स्थिति में 18/5 का गुणा करते हैं। ये रेलवे के चैप्टर में दोनों वैल्यू बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व करने की बात है कैसे किया जाए। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं चाहिए, तो सबसे बढ़िया काम ये है कि आप सबसे पहले छोटी संख्या जो होती है 3 अंकों की वो लिखें। सबसे छोटी संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या जो होती है 3 अंकों की वो भी लिखें, वो होती है 999। अब 3 अंकों की सारी संख्या इन दोनों वैल्यू के बीच में है, इन दोनों को भी मिलाएं और इन दोनों के बीच की जितनी भी संख्या है वो सब क्या है, 3 अंकों की। अब मेन बात है 5 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की यदि बात करें तो हमेशा वही संख्याएं डिवाइड हो सकती है 5 से जिनमें लास्ट में 0 हो, यानी इकाई अंक 0 हो या फिर इकाई अंक 5 हो। तो हम इस सीरीज़ को ऐसे समझें कि पहली संख्या जो डिवाइड होगी वो तो 100 खुद है, 100 के बाद 105, 105 के बाद 110, 110 से 115, ऐसे करते करते 999 डिवाइड नहीं होगा, 995 डिवाइड होगा, क्योंकि इकाई अंक 5 चाहिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू 100, एंडिंग वैल्यू है 950। अब यदि हमको ये संख्याएं गिननी हो कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं, तो हमको एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताया जाता है जो कि होता है Tn बराबर a + n - 1d। देखो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, Tn बराबर a + n - 1d। ये फॉर्मूला समांतर श्रेणी का है। अर्थमेटिकल जो प्रोग्रेशन चलता है उसमें हम लोग ये लिखते हैं Tn बराबर a + n - 1d। इसको कहते हैं हम पदों की संख्या निकालेंगे, कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं। अब Tn की जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, जो आपका टोटल लास्ट जो जाना है आपको 995 पद हैं लास्ट, तो 995 इज़ इक्वल टू a मतलब पहला जो पद है वो है 100 प्लस n-1, ये हम नहीं जानते कि कितने पद हैं इसलिए n-1 ऐसा कैसा। और d होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब बीच में जो गैप में अंतर आएगा, 100 से 105, 110, 115, यानी डिफरेंस आएगा 5 का। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप यहीं पर समझ सकते हैं कि 995 है, इससे 100 जा कर के माइनस हो जाएगा 895, और 895 को मन में काटें आप 5 से तो ये कट जाएगा 5 एकम 5। अब 3 बचेगा क्योंकि हम 895 काट रहे हैं, तो 5 एकम 5 3 बचेगा। फिर हम लोग कहेंगे पाँचों, देखिए थोड़ा सा मैं इसको और सोल्व कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 180 इसमें रहेगा आंसर, वो इसी फॉर्मूले से आया है। अब पूरी सीरीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करनी है a + n-1d में। तो Tn जैसा कि हम बता चुके हैं, लास्ट वैल्यू जो रही थी हमारी 995, फर्स्ट वैल्यू थी 100, n-1 हम नहीं जानते और d का वैल्यू था 5। अब यहाँ बीच में प्लस था, ये जो 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 895, और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। यहाँ पर रहेगा n-1, ये जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 39 समझेंगे, 5 7 35, और 5 7 35 करने के बाद 4 बचेगा तो 5 9 45, 179 बार ये कटेगा, और ये जो 1 है माइनस का ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 180।
मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, मेन चीज़ यही है कि इस फॉर्मूले की वजह से हमको संख्याएं गिनने में आ जाएगी, वरना हम अंदाज़ लगा के भी कर सकते हैं पर वो थोड़ी देर लगेगी, इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 7। इसका करेक्ट आंसर भी हमने देख लिया 180। अब 7वें क्वेश्चन पे चलें तो इसमें एक सॉल्यूशन पूछा है, इवैल्यूएट 743 इंटू 999, मतलब 743 गुणित 999 का मान, ये गुणा ही करना है केवल। अब गुणा करने में थोड़ा सा आप ट्रिक अप्लाई कर लें कि 999 को गुणा करने से अच्छा है इसको आप मान लें कि ये 1000 माइनस 1 है, वास्तविकता में ये 1000 माइनस 1 ही है, तो गुणा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 743 का 1000 में गुणा करना बिल्कुल बच्चों का खेल होता है। 4 3 और ये 000, ये 1000 में एक ही बार में गुणा हो गया, जिसमें से माइनस करना है 743 एकम 743, तो बस 743 लिख के माइनस करना है। मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ 743, और जैसे ही माइनस करूँगा मेरे को गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आंसर आ जाएगा। 10 से 3 गया 7, 9 से 4 गया 5, 9 से 7 गया 2, इधर से लिया था उधार इसलिए 2, ये 4 और ये 7, 74 22 57। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? 74 22 57, ऑप्शन 3 पे। तो इस प्रकार 74 22 57 हम करेक्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 74 22 57 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है, 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि वर्तमान, मैं केवल व लिख देता हूँ, वर्तमान। पिता पुत्र का रेशो दिया है, एक तरफ हो जाएगा पिता और एक तरफ हो जाएगा पुत्र। इनका रेशो कितना दिया है? इनका रेशो दिया है 9:4, तो ये 9 और ये 4। फिर इनका 5 वर्षों बाद में योग दिया है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, और याद में रखना है अपनों को कि ये बाद के लिए, पहले के लिए नहीं, बाद, ब लिख दिया मैंने ताकि आपको याद रहे। 5 वर्ष बाद इनका योग, इनका प्लस कितना हो जाएगा? 75। हमको पिताजी की एज चाहिए, तो देखिए रेशो कभी भी ऊपर नीचे नहीं खींच सकते हैं, ये जो टोटल है इसको हम लोग लेवल में ला सकते हैं। जैसे लेवल कहाँ जा रहा है? वर्तमान, और ये टोटल कहाँ है? 75, ये 5 वर्ष बाद, इसको उठा के आप यहाँ रख दें, तो 5 वर्ष बाद की वैल्यू को उठा के ला रहे हैं, तो 5-5 वर्ष दोनों ही जो पर्सन है उनको कम करेंगे, तो 10 वर्ष कम करके लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे हम लोग 65। क्योंकि जो लोग 5 साल बाद 75 हो रहे हैं, 5-5 साल बड़े होके ही बन रहे हैं, अभी तो वो 65 ही होंगे, तो 65 लिख के अब हम टोटल बटा टोटल की ट्रिक लगाएंगे। 9 और 4 13 होता है, तो इसको बोलते हैं टोटल बटा टोटल। 13 से काटा तो 5 बार कटेगा, और पिताजी की एज चाहिए तो 5 का गुणा कर देंगे पिताजी वाले रेशो में। पिताजी का रेशो था 9, तो इसमें ला के गुणा कर देंगे, 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब करेक्ट आंसर पे देख लेते हैं, 45 है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। अब ये तो हम लोग कितने रुपए बोलते से ही एक्स लिख देंगे, कितने रुपए मतलब एक्स रुपए का 20%, का मतलब होता है गुणा। 20% को हम लोग ऐसे लिखते हैं, परसेंट ना लिख के बटे में 100, परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 हो जाता है। और किस रुपए का, कितने रुपए का 20% जो है वो 400 के बराबर होगा, तो बराबर में 400 लिख देंगे, और जैसे ही काटेंगे तो 20 पंजे 100, और x का मान आ जाएगा 400, और 5 का गुणा होता है तो 2000। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी दूसरे नंबर का ऑप्शन था जिसमें 2000 है। करेक्ट आंसर पे देखेंगे 2000 है कि नहीं, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन लिखा है 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? अब हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें जो पहली चीज़ पढ़ी हमने, 12 आदमी एक काम 9 दिन में करते हैं, उसको ऐसे लिखा जाएगा 12 आदमी, आदमी मतलब ए लिख देता हूँ, 12 आदमी एक काम, तो 1 काम 9 दिन में करते हैं, तो 1/9। अब यहाँ से आप देखें कि भाई इन्होंने 6 दिन काम किया, उसके बाद 6 आदमी जोड़े, तो 6 दिन काम कैसे करवाते हैं? जो वैल्यू आपने लिखी एक काम 9 दिन में करते हैं, वहाँ इंटू में 6 कर दें, तो ये माना जाएगा कि इन 12 लोगों ने इंटू 6 मतलब 6 दिन काम किया। तो काम कितना हो यहीं पे आप काटेंगे तो पता चल जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। कहने का अर्थ है कि 2/3 काम हो गया। तो बचा कितना काम? 2/3 को 1 से घटाना हो तो यहीं घटा लेते हैं, 2 और 3 का डिफरेंस होता है 1, तो 1/3 काम और बचा। क्योंकि आप खुद समझें 1 से 2/3 अगर घटाया जाए तो 1/3 ही आता है, आप चाहें तो घटा के भी देख सकते हैं, यानी कि ये काम करवाना है हमें। अब इसमें कितने दिन 6 आदमी जुड़ जाते हैं, तो अब काम कितने दिन में होगा? अब इसको देखो चेक करते हैं कैसे,
ट्रिक के सहारे से, मजदूर कार्य दिवस, म का दी, मजदूर कार्य दिवस। इसमें कैसे लिखते हैं, पहली लाइन थी 12 आदमी एक काम को 9 दिन में करते हैं, तो मजदूर 12 है, काम 1 है और 9 दिन में करते हैं। फिर पूछा था कि अब 6 आदमी और शामिल हो जाए, तो 12 नहीं लिख के मैं लिखूँगा 18, 12 और 6 18। तो ये 6 दिन बाद जुड़े हैं, तो जो काम बचा था वो मैंने यहाँ गोल घेरे में लिखा 1/3 और बचा था, तो हम यहाँ वही लिखेंगे कि बचा हुआ काम है 1/3 और उसको कितने दिन में करेंगे। अब एक बार सीधा भी और एक बार उल्टा भी करने से हमारी ट्रिक पूरी ख़त्म हो जाती है। सीधा भी कहाँ से गया था, 12 1/3 और 9 पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 इंटू 1/3 इंटू 9। तो इस प्रकार से 12 इंटू 1/3 इंटू 9 बटा, जो उल्टा भी चला वो 18 1 और क्वेश्चन मार्क पे गया, तो 18 इंटू 1 इंटू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको जो फाइंड करना है वो बस यहीं से आप काटेंगे। 3 से 3 चौक 12 और 4 ऊपर है, अच्छा यहाँ 9 भी लिखा है, तो 9 चौक 36 ऊपर है, 36 को हम 18 से काटते हैं डायरेक्ट, तो 2 बार कटेगा, यानी कि फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 दिन, जो कि ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर पे चेक कर लेते हैं ज़रा। करेक्ट आंसर है बिल्कुल हमने जो किया वही 2। बस आप आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है कि यदि कुछ रुपयों को ABC में 5 7 6 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि B को C से 4,500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो C को कितने रुपये मिलेंगे। ये बहुत सरल प्रश्न होगा, क्योंकि आपको खाली रेशो में कंपेयर करवाना है। 5 7 6 क्रम से रेशो है ABC। अब प्रश्न को पढ़ें और समझें कि B को C से ज़्यादा मिल रहा है, हाँ B को C से ज़्यादा ही मिल रहा है, B को मिल रहा है 7 और C को मिल रहा है 6, तो ये कितना ज़्यादा मिल रहा है, रेशो के हिसाब से 1 और रुपए के हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया है 4500, 4500। तो हम जो बोलते हैं डिफरेंस बटा डिफरेंस, मतलब यूँ डिफरेंस 4500 का, रेशो का डिफरेंस है 1 का, तो हम 1 को ले आएंगे बटे में, 4500 बटा 1 करेंगे, यानी कि वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है 4500। इस वैल्यू से हम जिसमें भी गुणा कर देंगे उसका हम हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। हमको किसका हिस्सा प्राप्त करना है, हमको C का हिस्सा प्राप्त करना है। तो C का तो है 6, अब 45 को 6 से गुणा कर देंगे, तो सोचिए कि 45 को 6 से गुणा करें तो मन मन में हम ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो 45 इंटू 6, तो पहले तो 2 0 लगा दीजिए और 2 0 लगाने के बाद 6 का पहाड़ा बोल देंगे, 2 0 ये लगाएं और 6 का टेबल बोलिए, 6 पंजे 30, 3 बचा 6 चौक 24, 3 27, यानी कि हमारा आंसर आएगा 27,000, जो कि ऑप्शन है थर्ड। तो इस प्रकार के सवालों को जो रेशो में मिलते हैं केवल हम कंपेयर करवाते हैं, जैसा कि अभी अपनों ने करवाया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये देखिए 27,000 सही आंसर है। अब 12वें क्वेश्चन पे आ जाएँ, उसमें लिखा है AB से 2 साल बड़ा है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, किस चीज़ को, कि A जो है वो बड़ा है किससे, B से, कितना, 2 साल बड़ा है, जो कि C की आयु का दुगना है। जब भी ये आ जाता है जो हमेशा बाद वाले के लिए होता है, ये B के लिए बोला जा रहा है। तो A तो बड़ा हो गया B से, जो मतलब B, C की आयु का दुगना है। तो मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दूँ कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। माना जाएगा C से, लास्ट से C को माना जाएगा X, तो B हो जाएगा 2x, क्योंकि जो था वो B के लिए बोला था। और A 2 साल बड़ा है, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x प्लस 2। इन सब की आयु का कुल आयु इनकी 27 वर्ष बताई जा रही है, तो इन सबको जो है बीच में हम लोग प्लस लगा के जोड़ देंगे और बराबर में हम लोग लिख देंगे 27। इनको जोड़ना बहुत सरल है। x कितनी बार है, तो 2x ये है, 2x ये है और 1x ये है, मतलब 2 2 4 और 1 5x, 5x प्लस 2, ऐसा का ऐसा, ये जो 2 था ना यहाँ वाला, ये बराबर में 27 है। अब आप समझ रहे होंगे कि 5x बराबर आ जाएगा 25। इस प्रकार से x का वैल्यू आ जाएगा केवल 5। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो मुझे जिसकी एज चाहिए उसमें वैल्यू पुट करूँगा। मुझे a की एज चाहिए, a मैंने यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 में आप वैल्यू पुट करें, 2x का मतलब 5 दूना 10, 10 और 2 जोड़ दें, तो फाइनली आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, जो कि लिखा हुआ था 12। देखते हैं हम हमारा करेक्ट आंसर क्या है। देखिए हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल 12 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है
ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम करना छोड़ देता है। शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। इसको भी हमें जैसे पढ़ा है वैसे के वैसे उतारना है कि ए और बी एक साथ 30 दिन, तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 30 दिन। फिर आगे लिखा है 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। अब 30 दिन में कर सकते हैं और काम किया है उसको कैसे बताते हैं, तो अभी जो हमने लिखा था कि इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/30। जैसे कि मैं इसको मिटाकर वापस लिख दूँ, ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है ए प्लस बी का एक काम को 30 दिन में करने का। अब अगर ये 20 दिन काम कर रहे हैं तो 1/30 इंटू क्या लिखूँगा मैं 20, और यहीं पता चल जाएगा काम कितना हुआ। 0 से 0 कट गया, इस प्रकार 2/3 काम हुआ। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि बचा हुआ काम कितना है, तो 2/3 अगर काम होता है तो 1 में से घटाया जाता है तो बचता है 1/3 काम। अब ये 1/3 काम किसने किया, तो ये बी द्वारा अकेले किए जाने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगा। तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि काम है 1/3 और नीचे लिखेंगे 20। काम ऊपर आता है और दिन नीचे। ये किसके लिए आ रहा है, ओनली ए के लिए। ओनली ए के लिए आगे की स्टेप में आएगा 1/60। जब ये 1/60 आएगा तो हम बी कैसे निकालें, ए बी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था 1/30, उसमें से माइनस कर देंगे 1/60, तो ओनली बी बच जाएगा। नीचे एलसीएम आएगा 60, 30 से 60 कटता है 2 बार, 2 एक कम 2, 60 से 60 कटता है 1 बार, 1 एक कम 1, 2-1 मतलब 1/60, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओनली बी, यानी कि एक काम को करेगा 60 दिन में। इसका करेक्ट आंसर को भी हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही है, 60 दिन में ए जो अकेला बी जो है वो काम कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य। देखिए पहले ये देखें कि उसको कितने में पड़ी मशीन। 4800 रुपये तो उस पर अंकित था, यानी कि उसकी MRP था। अब उस पर 2 डिस्काउंट मिले हैं। डिस्काउंट डायरेक्ट यहाँ इंटू से लग जाते हैं। कैसे, 15% डिस्काउंट लगाना हो तो 100 से 15 गया तो 85/100, और 5% एक और डिस्काउंट है तो यहीं इंटू लगा के हम कर देंगे 95/100, क्योंकि 100 से 5 गया तो 95। यानी कि ये अंकित मूल्य कितना बन जाएगा, पहले ये देखें, फिर 124 और भाड़ा उस पर जोड़ देंगे, परिवहन का खर्चा। तो ये 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इनको हम लोग देखते हैं कि 19 बार कटेगा 5 के पहाड़े से 95, और ये कटेगा 20 बार। फिर और काटते हैं तो ये 85 जो है ये कट जाएगा 17 बार, और 17 बार ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 17 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 17 बार कटने के बाद ये कट जाएगा 5 से 4 बार, और 4 से फाइनली ये 48 कट जाएगा 12 बार। मुझे 12, 17 और ये जो था 19, इनका गुणा करना है। 12, 17, 19 का गुणा करूँगा तो 12 7 84, 8 बचा 12 कम 12 और 8 20 204, जिसमें 19 का गुणा करूँगा तो हो जाएगा 19 चौक 76, और 7 लिख दूँगा, 19 दूना 3876। अब उसने कहा था 124 रुपये परिवहन पे खर्च होता है, जो यहाँ थोड़े से छुप गए हैं, ये आप इंग्लिश वाली परिभाषा भी ऊपर रह गई है, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। 124 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च, वो भी इसमें जोड़ दें तो ये कुल मिला के बन जाएगा आपका 3876 और 124, यानी कि ये 4000। अब 4000 में तो पड़ा है उसको वॉशिंग मशीन, बेचना है उसको 13% लाभ पर, तो यहीं पर हम लोग इंटू 113/100 कर देंगे। मैं इसको ज़्यादा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मिटा करके ओनली 4000 से आपको लाभ बता देता हूँ, क्योंकि 4000 निकालना तो आपको समझ में आ गया। अब 4000 से अगर 13% लाभ पर बिकेगा तो आप डायरेक्ट 113/100 इसके इंटू में लिखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से हमेशा क्रॉस होता है। ये हम लाभ हानि चैप्टर में हमेशा बताते हैं कि क्रय मूल्य दिया जाए, ये आपको जितने में पड़ा वो क्रय मूल्य है, CP है, तो CP से हमेशा क्रॉस लगता है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल और गुणा कर देंगे 0, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4 4520 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम करेक्ट आंसर पे भी देखें कि 4520 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमारा उत्तर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें देखिएगा क्या लिखा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट समय लगा। एक तो इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा छप गया है,
जबकि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम छपा है, और हमेशा ये आपके पेपर में निर्देश रहता है कि इंग्लिश का मान्य किया जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब विपरीत नहीं होता है, डाउन का मतलब होता है समान दिशा। तो पहले तो ये गलती हम लोग यहाँ से सुधार दें, ये विपरीत नहीं है, समान दिशा में ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को बहुत ही सरल तरीके से करना हो तो हमको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो धारा की दिशा में चाल क्या बोली जा रही है, एक शांत जल में यानी कि जीरो में चाल क्या बोली जा रही है, और एक धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या बोली जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में। एक एरो इधर तो एक एरो इधर। ये चीज़ हम यहाँ सवाल से ही पढ़ के लिखते हैं। सवाल में क्या क्या था, सवाल में देखिए मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर दूं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आए। ये विपरीत दिशा को थोड़ा सा मैंने मिटाया था, अब आप समझ गए हैं तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे केवल ये पूछूं कि दिशा में चाल क्या है, तो स्थिर जल की नाव चाल पहले दी है, वो आप पहले लिख दें। जीरो में हम स्थिर जल मानते हैं, तो स्थिर जल की जो चाल है वो दी है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी बात यदि हम करें तो इस प्रकार से एक बार और हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए समान दिशा जो कि दोनों एरो एक तरफ है, उदासीन या शांत जल जिसको जीरो कहते हैं, और विपरीत दिशा जिसमें एक एरो इधर है और एक इधर है। धारा का वेग जो है वो ऊपर ही हम सवाल में यहाँ मार्क कर देते हैं। धारा की चाल दी हुई है कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस धारा के जोड़ और घटाव से हम दोनों वैल्यू लाते हैं। वो कैसे, शांत जल है 10 जो कि सवाल में है, अगर समान दिशा होती है तो 10 और 5 जुड़ जाता है यानी कि 15 की स्पीड हो जाएगी, और विपरीत दिशा होती है तो ये घट जाता है, 10 में से 5 घट जाता है, 10 से 5 गया तो 5। मेन चीज़ यही है, धारा के साथ चलने में हेल्प हो जाती है इसलिए 10 में 5 जुड़ जाता है, और विपरीत चलने पर थोड़ी सी झगड़े वाली स्थिति है, मतलब घटाना पड़ता है, 10 से 5 गया तो 5। अब हमसे पूछा है कि धारा की दिशा में 5, अब विपरीत पढ़ना नहीं है, पहले मैंने कह दिया धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जाना है, तो चाल दूरी समय से ही बता सकते हैं। भाई चाल क्या रहेगी दिशा में, 15 की, ये हो गई चाल, बराबर दूरी कितनी जाना है, बोले 5, और समय कितने मिनट पूछा है, तो यहाँ जो टी का मान आएगा वो घंटे में आएगा, फिर हम उसको मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा का वैल्यू है और ये भी किलोमीटर, तो यहीं से सामने सामने काट देंगे 3। तो टी का जो मान आ रहा है वो 3 ना आकर 3 इधर आएगा, बटे में आएगा, क्योंकि बटे का टी ऊपर आ गया तो उधर ऊपर जो 3 था वो नीचे आ गया। अब इसको मिनट में बदलना हो तो इंटू 60 लगाया जाएगा। इस प्रकार जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 दूना 6 0 यानी कि 20 मिनट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20। इस ऑप्शन में 20 मिनट लिखा है फर्स्ट ऑप्शन पे, यही हमारा सही आंसर है। करेक्ट आंसर को हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 20 मिनट का आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष यदि उनके आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर हो तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। देखो ये बहुत सरल सी बात है, 144 का वर्गमूल वो तो 12 होता है, तो इनका योग जो है लोगों का बाद वाली लाइन में वो योग है 12, और इनका अंतर जो है 2 व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर 2 है। जब योग और अंतर मिल जाता है तो हम खाली जोड़ के आधा कर देते हैं और घटा के आधा कर देते हैं। अगर बड़ा चाहिए तो जोड़ के आधा करो, और अगर आपको छोटा व्यक्ति चाहिए तो घटा के आधा करो। मुझे बड़ा चाहिए तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा कर दूंगा, 12 और 2 14, 14 का आधा हुआ 7, यानी कि ऑप्शन मेरा सही है थर्ड। करेक्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 7 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, सबकी आयु 118 है, तो ए की आयु कितनी। इसमें हमें 3 लोगों की बात बतानी, ए, उसके पापा और उसका बेटा। पहले तो ए की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो ए के नीचे तो लिख देंगे 6x, और उसका पुत्र जो रहेगा उसका सन s लिख देता हूँ, उसके नीचे लिख देंगे x, और उसके फादर जो रहेंगे ए के उसको f लिख देते हैं। उसके फादर हैं ए से 40 वर्ष ज़्यादा, तो यहाँ लिख देंगे 6x + 40। अब इन सब की एज को जोड़ करके उसने बोला है सवाल में 118, तो यहाँ बराबर लगा के हम 118 करेंगे। पहले इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7x, क्योंकि बीच में क्या रहेगा प्लस, 6 और 1 7x और फिर 6x, तो 6 6 7, सॉरी 6 6 12 और 1 13, डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने 13x + 40, और बराबर में लिख दूंगा मैं 118, क्योंकि इन सब का जो योग दिया था वो था 118। अब 13x ऐसा कैसा है, 118 में से 40 घटाएंगे तो 8 से 0 गया मतलब 8, इधर 11 से 4 गया मतलब 7, और अब कुछ बचा ही नहीं, तो 13 से कट जाएगा 6 बार। जैसे मुझे x की वैल्यू मिली, मुझे जिसकी पूछी उसकी आ जाएगी। a की पूछी है तो a को मैंने 6x कंसीडर किया था,
तो 6x में जब 6 को वैल्यू पुट करूँगा तो 6 6 36, यानी कि ऑप्शन मेरा बी वाला सही हो जाएगा। और करेक्ट आंसर भी देखेंगे कि 36 है कि नहीं, बिल्कुल 36 आंसर, यानी कि हमारा आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। तो आपको लिखना चाहिए 50 × 75। जब भी औसत आता है तो टोटल निकालना पड़ता है और गुणा करके टोटल निकलता है। ये निकलेगा 0, 5 5 25, 2 बचा 535 और 2 3750। अब बोल रहा है कि यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंकों को 36 लिख दिया, मतलब लिखना कितना था 86 और लिख कितना दिया 36, मतलब कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया? 6 से 6 0, 8 से 3 50 कम लिख दिया। 50 कम लिख दिया तो इस गलती को सुधारना है मुझे, 50 बढ़ा के लिखना है, तब मेरी गलती सुधरेगी। मेरी गलती सुधर के ये बन जाएगा 5 5 10, 7 और एक 8, यहाँ पर 8 रहेगा और यहाँ पर 3, 3800। गलती सुधर गई। अब औसत सही बनाना है तो 50 का था इसलिए बटे में 50 डाल दूंगा तो ये औसत बन जाएगा। 5 से काटूंगा 0 0 काटने के बाद, तो ये बनेगा 5 7 35, 3 बचा 5 36 76, यानी कि ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 है। सबसे पहली लाइन हमको मिल गई 15 × 45, जो कि गुणा करके लिख देंगे 15 5 75, 7 बचा 15 चौक 60 और 7 67। उसके बाद 2 व्यक्ति निकल जाने पे औसत 5 वर्ष बढ़ता है। 2 व्यक्ति निकलेंगे तो 13 ही बचेंगे। अगर औसत 5 वर्ष बढ़ता है तो 50 हो जाएगा। 13 जो 65 होता है, मतलब 650। अब पूछा है कि निकलने वाले व्यक्तियों की औसत आयु। भाई देखो, इस 675 में वो थे और 650 में निकल गए, तो 25 वर्ष जो है वो दिखाई दे रहा है हमको कि वो निकल गए। औसत बनाने के लिए बटे में 2 करें क्योंकि 2 लोग निकले, तो औसत बन जाएगा 12.5। 12.5 मतलब 12.5, जो कि है ऑप्शन सेकेंड वाला। इस प्रकार हम करेक्ट आंसर चेक करेंगे 12.5 है कि नहीं, और हमने देखा कि बिल्कुल 12.5 है। अब हम बढ़ जाते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा है, विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। यानी हम समझ गए कि 7 मैच है तो 7 लिखना पड़ेगा, औसत 65 था तो हम 65 का गुणा करेंगे। 7 5 35, 3 7 42 और 3 45। ये तो हुआ टोटल 7 मैचों का। उसके बाद कहा जा रहा है युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए ताकि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। भाई फाइनल मैच का मतलब एक मैच और जुड़ जाएगा तो 8 मैच, और औसत बन जाना चाहिए 85। तो हम गुणा करके देखते हैं। 8 5 40, 4 बचा 8 8 64 और 4 68, मतलब 68। तो 455 तो हैं और इतने बन जाने चाहिए। तो डिफरेंस कितना पड़ रहा है वही हमको डिफरेंस देखना है। जितना भी डिफरेंस है वही आंसर है। ज़रा घटाइए, तो 10 से 5 गया, उल्टा घटा रहा हूँ मैं। 10 से 5 गया 5 बचा, इधर 7 से 5 गया 2 बचा, और इधर 6 से 2 गया तो 6 से 4 गया तो 2 बचा, यानी कि 225 रन उसको बनाने चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर देखेंगे, बिल्कुल 225 सही है। ये थे आज के 20 प्रश्न। अगले प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। वीडियो ध्यान से देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नए जो चैनल को देख रहे हो कृपया कर सब्सक्राइब करिएगा, और जानकारी उपयोगी लगने पर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।